नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे कौन से बड़े फाइनेंशियल लेन देन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीधी नजर रहती है? अक्सर लगता है कि टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, बस काम खत्म। लेकिन नहीं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही डिपार्टमेंट को एक अलर्ट भेज देते हैं। चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी रोजमर्रा की फाइनेंशियल एक्टिविटी टैक्स डिपार्टमेंट को कोई सीक्रेट सिग्नल भेज रही है? देखिए, कई बार हमारे बड़े लेन देन जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, वो टैक्स अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। वैसे ये कोई सीक्रेट सिग्नल नहीं है, बल्कि पहले से तय नियम है। इसे ऐसे समझिए, हर बड़ा लेन देन एक फाइनेंशियल फुटप्रिंट यानी एक निशान छोड़ जाता है। आज हम इसी फुटप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। यहां मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि हमारा पैसा कहां और कैसे ट्रैक हो रहा है, ताकि हम सब अलर्ट और तैयार रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग और कैश से जुड़े अलर्ट्स की। ये वो लेन देन है जो सीधे हमारे बैंक खातों से जुड़े होते हैं, और ये पहली जगह है जहां डिपार्टमेंट की नजर जाती है। अच्छा, सेविंग्स और करंट अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट्स अलग अलग होती हैं। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी के सेविंग्स अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा होता है, तो बैंक इसकी जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। वहीं जो करंट अकाउंट बिजनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए लिमिट काफी ज्यादा है, पूरे 50 लाख रुपए। अब ये नंबर याद रखने वाला है, 1 लाख रुपए। ये एक बहुत ही जरूरी लिमिट है, खासकर जब बात क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की आती है। देखते हैं कैसे। जी हां, ये जो 1 लाख रुपए की लिमिट है, ये क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में भरने के लिए है। अगर कोई भी एक बार में या फिर साल भर में थोड़ा थोड़ा करके भी इतना कैश बिल भरने में इस्तेमाल करता है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे सीधा सवाल उठता है कि भाई ये कैश आखिर आया कहां से और क्या इस इनकम पर टैक्स चुकाया गया है। चलिए, कैश की बात तो हो गई। अब जरा खर्च और इन्वेस्टमेंट से जुड़े उन लेन देनों की बात करते हैं जिन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी ट्रैक होते हैं। यहां पर एक कॉमन लिमिट है 10 लाख रुपए सालाना। ये एक तरह का मैजिक नंबर है जो कई जगहों पर लागू होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पर किया गया साल भर का कुल खर्च हो, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में किया गया इन्वेस्टमेंट हो, या फिर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा हो। इतना ही नहीं, अगर कोई विदेश यात्रा के लिए विदेशी करेंसी खरीदता है, तो उस पर भी यही लिमिट लागू होती है। जरूरी यह है कि ये सारे खर्चे हमारी बताई गई इनकम से मेल खाएं। अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर। इसमें बड़ी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री और कुछ खास तरह के कैश लेन देन के नियम शामिल हैं, जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। ये नंबर सीधा सीधा प्रॉपर्टी से जुड़ा है, 30 लाख रुपए। तो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहा है, तो ये आंकड़ा उनके लिए बहुत मायने रखता है। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जा रही है और उसकी कीमत 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इनकम डॉक्यूमेंट्स में दिखाई गई रकम और डील की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हो, वरना नोटिस आने का चांस बढ़ जाता है। अब एक और छोटी लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाने वाली लिमिट पर आते हैं, 50,000 रुपए। ये लिमिट जुड़ी है तोहफों से, यानी गिफ्ट से। अगर किसी को भी गैर रिश्तेदारों से, मतलब दोस्तों या जान पहचान वालों से, एक साल में कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश या कोई और गिफ्ट मिलता है, तो वो पूरी रकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानकर टैक्सेबल हो सकती है। हाँ, कुछ खास रिश्तेदारों से मिले तोहफे टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन बाकी मामलों में सही डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं आखिरी और सबसे सख्त कैश लेन देन की लिमिट की, 2 लाख रुपए। इस नियम को तोड़ना सीधा मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इस पर बहुत भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 269 ST। ये साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक इंसान से एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो जितनी रकम कैश में ली गई है, ठीक उतनी ही पेनल्टी लग सकती है। इसीलिए बड़े पेमेंट्स के लिए हमेशा बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करना ही सबसे सही है। तो हमने उन सभी ट्रांजैक्शंस को समझ लिया है जिन पर डिपार्टमेंट की नजर रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नियमों का पालन कैसे किया जाए और किसी भी तरह की जांच से कैसे बचा जाए।
यहाँ 4 बहुत आसान से कदम हैं। पहला, अपने सभी बड़े खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा अपनी डिक्लेयर की हुई इनकम के हिसाब से रखें। दूसरा, हर बड़े सौदे जैसे प्रॉपर्टी या गाड़ी की खरीद के डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें। तीसरा, बड़े लेन देन के लिए कैश की जगह बैंकिंग और डिजिटल तरीकों को चुनें। और चौथा, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इनकम का सोर्स हमेशा साफ साफ बताएं। और आखिर में इस एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब राज खोलना नहीं होता। इसका मतलब यह पक्का करना है कि आपकी फाइनेंशियल कहानी साफ और एक जैसी हो। यह डरने की नहीं, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार रहने की बात है। तो अब एक पल रुककर सोचिए, आपका फाइनेंशियल फुटप्रिंट आखिर क्या कहानी बता रहा है? क्या ये आपकी इनकम और आपकी लाइफस्टाइल के बीच एक साफ और सच्ची तस्वीर पेश करता है? क्योंकि हमारी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।